नमस्कार, सैटेलाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। तो मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार अलग अलग इलाकों से धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया थाना इलाके में सामने आया है। एक घर में हिंदू परिवारों से प्रार्थना करवाई जा रही थी। भोपाल के अमराई इलाके में एक घर में चल रही प्रार्थना सभा के दौरान बवाल मच गया। हिंदू परिवारों से प्रार्थना कराई जा रही थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि 40 आदिवासी परिवारों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस ने एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया है। धर्म परिवर्तन के आरोप पर आदिवासी परिवारों का अमराई की बस्ती है, वहाँ के लोगों को बुलाया जा रहा था। वो सब एक रूम में अंदर जा रहे थे सब, और अंदर जाके वहाँ यीशु मसीह की पूजा कर रहे थे। वहाँ बाइबल की किताबें दी गई। नहीं जीवन बदला, जीवन नहीं बदला हमारा। लोग एकत्रित थे और वो लोग अब क्या कर रहे थे और उसमें आगे उनका क्या प्लान था, उसके संबंध में हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों को बुला लिया गया है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर जांच कर रही है। तो वहीं इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश बाईपास पर शराब का ट्रक लूटने के फिराक में घूम रहे थे, लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़े गए। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों पर राजस्थान, पंजाब और बिहार में कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। पकड़े गए लॉरेंस के गुर्गे भूपेंद्र रावत पर बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। भूपेंद्र के अलावा अन्य बदमाशों के नाम आदेश शाह, चौधरी और दीपक रावत, तीनों राजस्थान के रहने वाले। बता दें कि आरोपी भूपेंद्र रावत को ख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ 2017 में पंजाब की फरीदकोट जेल में बंद था। यहीं से वो लॉरेंस के साथ जुड़ा था। वो लॉरेंस के लिए कनाडा और मलेशिया से हथियार मंगवाने का काम करता था। आरोपी भूपेंद्र ने राजस्थान में व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी और फिरौती न देने पर उसे गोली मार दी थी। के दौरान ये बात भी सामने आई कि जो आरोपी हैं, इनमें से एक आरोपी जिसका नाम भूपेंद्र सिंह रावत है, जो कि ब्यावर राजस्थान का रहने वाला है, इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम बिहार जिला गोपालगंज के थाना कुचाय कोर्ट में जारी किया गया है। इसके साथ 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम एक दीपक रावत था और दूसरा आदेश चौधरी। ये तीनों ही ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। पहला आरोपी है भूपेंद्र सिंह रावत, कई तरीक़ों से लॉरेंस बिश्नोई नामक ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उनके काफ़ी सारे कामों को देखता है। तो वहीं बिलासपुर से खबर, जहां पर 4 आरक्षकों के घरों पर एसीबी ने छापा मारा। जीआरपी के 4 आरक्षकों के घरों में छापेमार कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच की जा रही है। आरक्षकों के अकाउंट से करोड़ों का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। एसीबी टीम ने पहले भी आरक्षकों पर कार्रवाई की थी। बर्खास्त आरक्षक ट्रेन से गांजा और टैबलेट सप्लाई करते थे। वहीं बिलासपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक बैंक मैनेजर लोन देने के बदले किसान से 38,000 रुपए के मुर्गे खा गया। किसान का कहना है कि उसने पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय के लिए एसबीआई की मस्तूरी ब्रांच में 12 लाख रुपए लोन लेने के लिए आवेदन लगाया था। बैंक मैनेजर ने लोन पास करने के एवज में उससे 10% कमीशन की मांग की। किसान ने मुर्गियां बेचकर कमीशन की रकम बैंक मैनेजर को दे दी। किसान ने बताया कि कमीशन मिलने के बाद मैनेजर लोन देने के बहाने हर शनिवार को उसके पास आता और देसी मुर्गा बनवा कर खाता। जब किसान ने बैंक मैनेजर पर लोन देने का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। किसान का कहना है कि 10% कमीशन लेने के साथ ही मैनेजर कुछ 38,900 रुपए के मुर्गे खा चुका है, जिसकी रसीद भी उसके पास है। ठगे जाने का एहसास होने पर किसान ने एसडीएम से बैंक मैनेजर की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर किसान ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर घमासान जारी है। धान खरीदी को लेकर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है। कुछ लोग बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। सीएम साय के इस बयान पर अब पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चुनौती दे दी है। उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए कहा कि हिम्मत है तो उन पर FIR करके दिखाएं। भाजपा विपक्ष को डराने की कोशिश न करे। 14 नवंबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीदी हो गई है और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। इसमें
गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार के कमिटमेंट में है, मोदी की गारंटी में है कि हर एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदेंगे और वो सरकार खरीदेगी और सब कुछ ठीक ठाक है। और सरकार बहुत ध्यान दे रही है कि किसानों को किसी भी तरह से धान बेचने में परेशानी मत हो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस सरकार को चुनौती देता हूँ। आपने सोसाइटी वाइज, उस खरीदी केंद्र वाइज अनावरी रिपोर्ट आपने तैयार किया है। क्या अनावरी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे? हिम्मत है तो सार्वजनिक करिए अनावरी रिपोर्ट, तब आपका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। किसको एफआईआर देने का आप धमकी दे रहे हैं? हिम्मत है तो दीपक बेज एफआईआर करिए आप, सबसे पहले करो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, वरना नहीं चलेगा। आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए डरा धमका सकते हैं, लेकिन हमें नहीं डरा धमका नहीं सकते हैं। तो दीपक बैज की चुनौती पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी का काम सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस भ्रम का वातावरण तैयार कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक गोमती साय ने कहा कि कांग्रेस धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था चाहती है। अब कांग्रेस जब ये काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है, एक दो जगह कहीं छोटा मोटा आया होगा, उसको भी व्यवस्थित कर लिया गया है। भ्रम का वातावरण तैयार करना ये कांग्रेस का पहला काम है। तो इनका तो नीति ही वही है, जो मन में रहता है वही करते हैं। दंगा फसाद फैलाने में इन लोगों का कोई धान खरीदी में वही चाह रही है। ये धान खरीदी केंद्र में भी निश्चित है यही चाह रहे हैं, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। जबकि पूरा प्रदेश में धान खरीदी केंद्र में जाकर के देखेंगे तो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से धान खरीदी हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति और किसानों की दिक्कत का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री की पहल पर राइस मिल एसोसिएशन से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद राइस मिलर्स ने नियमित उठाव और कस्टम मिलिंग जारी रखने का निर्णय लिया है। शासन ने मिलर्स के बीते वर्षों का बकाया जल्द ही भुगतान करने का आश्वासन भी दे दिया है। साथ ही उनके अन्य मांगों का हल भी निकाला गया। इधर चक्रवाती तूफान फेंगल के मद्देनजर बारिश की संभावनाओं को देखते हुए एहतियात कदम उठाने के निर्देश हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को धान को बारिश से बचाने पुख्ता इंतजामात के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल होंगे। उसके बाद बस्तर के किसी सुरक्षा बल के कैंप में जाकर जवानों से मुलाकात करेंगे और वहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे। 14 दिसंबर को वे रायपुर में आयोजित पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बस्तर के एक कैंप में रात्रि विश्राम किया था। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक रात वो जगदलपुर में भी रुकेंगे, ऐसा निर्धारण भी। तो निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने के संकेतों के बीच भाजपा संगठन ने दोनों चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। 2 दिनों की बैठक में कौन सी रणनीति तैयार हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जीत का चौका लगाने तैयारियां तेज कर दी है। 2 दिनों तक राष्ट्रीय और प्रदेश के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में दोनों चुनाव के लिए रणनीति तैयार की गई। बैठक में सरकार के 1 साल पूरे होने पर विजय पर्व के आयोजन, 1 साल की उपलब्धि, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर प्रहार, छत्तीसगढ़ में पूरी की गई मोदी की गारंटी, इन तमाम विषयों को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच जाएंगे। संगठनात्मक गतिविधियां, कार्यक्रम निश्चित नियत तिथि तक संपूर्ण कर ली जाएं और सारे काम पारदर्शिता के साथ सभी को समावेश सम्मिलित करते हुए और इस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक ये 2 दिनों में संपन्न हुए हैं। संगठन का काम है चुनाव की तैयारी करना, तो संगठन चुनाव की तैयारी के काम में लग गया है। जैसा आपने बोला कि हमारे संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, इसके साथ साथ इन चुनावों की भी तैयारी चालू हो गई है कि जो मेयर का चुनाव होगा वो अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होगा। हमने जनता के साथ वादा किया था, वो वादा को पूरा किया, उसको हम लेके जाएंगे। बीजेपी के 86 दिनों में 60 लाख से अधिक सदस्य बनाए जाने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आला कमान को खुश करने के लिए
फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और बीजेपी को सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। अब इतने मजबूरी में है, अब बेचारी मोदी जी उनको टास्क दे दिए तो मजबूरी में सदस्यता अभियान कर रहे हैं। इसलिए तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, फर्जी सदस्यता अभियान बना के दो बार तिथि बढ़ा के कोटा पूरा कर रहे थे। एक बार बैठ के एक बार मंथन कर लेना चाहिए। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन चुनावी तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस से एक कदम आगे दिख रही है। बीजेपी ने जहां दोनों चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी, वहीं कांग्रेस दक्षिण के हार के सदमे से उभर नहीं पाई। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा कि बीजेपी जीत का चौका लगाती है या कांग्रेस जीत से अपनी खाता खोलती है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। इधर बिलासपुर के कांग्रेस भवन में हुई घटना के बाद पूर्व महापौर राजेश पांडे ने खेद जताया है। बता दें कि पूर्व महापौर राजेश पांडे का जिला प्रभारी सुबोध हरिद्वाल से विवाद हुआ था। इसे लेकर राजेश पांडे ने कहा कि मेरी बात को गलत समझा गया, पार्टी के हित में मैं खेद प्रकट करता हूं। इस दौरान पूर्व महापौर ने किसी भी तरह का दबाव होने से भी इनकार किया है। वहीं बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को सिरे से नकार दिया। व्याख्या को लेके राम को रावण समझने वाली बात या राम को मरा समझने वाली बात, वो व्याख्याएं अलग अलग व्याख्याएं हो रही थी। इसलिए उसका पटाक्षेप करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपनी बात कहना चाहता था। उस दिन की जो घटना है उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। इधर विश्व एड्स दिवस पर इंदौर में रविवार को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एड्स को लेकर चर्चा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और जागरूकता को लेकर स्कूलों में कार्यक्रम भी होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई दवा नहीं आई जो पूरी तरह HIV को ठीक कर सके। दवाएं तो पूरे समय खाना ही पड़ेगा, लेकिन दवाओं से व्यक्ति पूरे जीवन स्वस्थ रह सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को समाज में जगह देनी चाहिए। वहीं उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सब कुछ बदला, लेकिन तेरा स्टेटस नहीं बदला। उधर कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर एड्स पीड़ित मरीजों के प्रति भेदभाव खत्म करने की बात कही। एड्स को और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर इसलिए खास बोलना चाहूंगा कि अभी आपके सामने ही गरीब परिवार का बच्चा अगर ये उस युद्ध में विजय होकर निकलता है, जो असंभव टाइप की बीमारी, ये वास्तव में हमारे इस कार्यक्रम को सार्थक करता है, जो इस बात के लिए भी रेखांकित करता है कि रोग से डरो, रोगी से मत डरो। रोगी का साथ दो तो अपने आप परमात्मा आपका साथ देगा और विजय आपकी सुनिश्चित होती है। उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय में रविवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने JP नड्डा की मौजूदगी में बैठक ली। बैठक में सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, स्थानीय विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की है। 35 मिनट की इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने विकास कार्यों को समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन यहाँ पे जो प्रशासन ने रखा था उसको देखा है और उससे काफ़ी संतुष्ट आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको समय सीमा में बॉन्ड का बोला है और ये भी कहा है कि इसको थर्ड पार्टी ऑडिट भी करना ताकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो और काम अच्छा हो, और उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी। अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 1 दिवसीय दौरा हुआ। उन्होंने यहां कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को शासन की योजना का सही क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया नेहरू महाविद्यालय पहुंचे। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद उद्यान का फीता काटकर लोकार्पण किया।
इसी के साथ पार्क में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने छात्रों से विवेकानंद के आदर्शों पर चलने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे ग्रंथों में लिखा है, जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। वहीं बीजेपी ने अपने सभी बूथों को डिजिटल कर लिया है। खुद बीजेपी के केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश बीजेपी को बधाई दी है। नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी और मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीजेपी ने बूथों के डिजिटलाइजेशन का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह बीजेपी सदस्यता अभियान में फर्जीवाड़ा करती है, उसी तरह बूथों को डिजिटल बनाने में फर्जीवाड़ा कर रही है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है। संगठन पर्व में 100% बूथों का डिजिटलाइजेशन होना ये दिखाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी मध्य प्रदेश संगठन को बधाई दी है। डिजिटल की बात कर रहे हैं, अगर ये सब डिजिटल और ये सब होता, ये बूथ पे लोग होते तो जो ये हालत होती विजयपुर में, बुधनी में, यही अपने आप में बता रहे हैं कि ये सब बीजेपी में केवल फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो विजयपुर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वो बीजेपी से मुकाबला करने के लिए नए साल में नए प्लान के साथ उतरने जा रही है। कांग्रेस अपने मुख्यालय में वॉर रूम की शुरुआत करने जा रही है। इस वॉर रूम में परिसीमन और वोटर संबंधी कामकाज होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वॉर रूम से बूथ मैनेजमेंट और उनकी नियुक्तियों को भी निगरानी की जाएगी। साथ ही कांग्रेस के संदेश बूथ तक किस तरह पहुंच रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग होगी। फिलहाल कांग्रेस वॉर रूम के जरिए बीजेपी के हर कदम पर निगाह रखेगी। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि पहले भी कांग्रेस के वॉर रूम ने बड़ा कमाल किया, लिहाजा ये प्रयोग जरूरी है। वहीं से लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस फेल ही साबित हुई है और वॉर रूम में कांग्रेस को अपने नेताओं के बीच चल रहे वॉर को रोकने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, वॉर रूम का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कांग्रेस का अनुभव रहा। जो चुनाव आयोग को जो कंप्लेंट्स की जाती थी, जयपुर चुनाव हो चाहे बुधनी चुनाव हो, और उसमें सतत लोगों को भी एक्टिव किया जाता था, नेताओं को भी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी और चुनाव आयोग में भी कंप्लेंट की जाती थी, जिसका असर पड़ा। जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह असफल हुई है। ऐसे में प्रचार प्रसार के लिए वॉर रूम जैसी बात की जाती है। कांग्रेस को चाहिए कि अपने नेताओं का वॉर थामने के लिए पहल करें, ताकि जनता के बीच में मजाक और हास्यास्पद स्थिति बनने से बचे। तो आधुनिक समय में दिनों दिन बढ़ रहे साइबर अपराधों की घटनाओं पर अंकुश लगाने भोपाल के सभी 37 थानों में साइबर हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। हबीबगंज थाने से इसकी शुरुआत की गई है। पीड़ित अब 5 लाख रुपए तक की धोखाधड़ी की शिकायत संबंधित थानों में कर सकेंगे। शिकायत तुरंत होने से पीड़ित का पैसा भी साइबर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर होल्ड करा सकेगी और पीड़ित को रिफंड होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। बीते दिनों निरीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर के करीब 400 अधिकारी और कर्मचारियों को NCCRP, JMIS और CEIR पोर्टल की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग में साइबर अपराध की रोकथाम, टेक्निकल एनालिसिस, पब्लिक अवेयरनेस, इन्वेस्टिगेशन को लेकर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। वहीं पहला मामला हबीबगंज थाने में दर्ज हुआ है, जहां स्नैपडील सर्च करने पर बुजुर्ग से 1,30,000 की ठगी हुई। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर थाने में साइबर डेस्क और हर शहर में एक साइबर थाना खोलने के निर्देश दिए थे। यहाँ के जितने भी थाने हैं, सभी थानों में एक साइबर डेस्क की शुरुआत की जा रही है। यह साइबर डेस्क के लिए पिछले लगभग 2 सप्ताह से ज्यादा पुलिस लगातार अपने को तैयार कर रही थी। इसमें 500 से ज्यादा जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है और प्रारंभिक तौर पर जो शिकायतें आती हैं, खासतौर पर 5 लाख से कम की जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों की तह तक पुलिस जा करके अनुसंधान करेगी, आरोपियों को पकड़ेगी। तो रेलवे में यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव हो रहे हैं। बिलासपुर रेलवे जोन में कुल 6 यूनियन चुनाव लड़ रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन की ओर से प्रचार के लिए रैली निकाली गई। रेलवे स्टेशन के पास में बने लोको रनिंग स्टाफ लॉबी से शुरू होकर रैली DRM ऑफिस पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रेलवे में यूनियन मान्यता चुनाव के तहत 4, 5 और 6 दिसंबर को
देश भर के 17 जोनों में एक साथ मतदान होगा और 12 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। बिलासपुर जोन से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे श्रमिक यूनियन लैब चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरी है। यहाँ पे दूसरे यूनियन NFIR के यूनियन है जो कर्मचारियों में उनके प्रति काफ़ी रोष है और कर्मचारियों में भी बहुत उत्साहित है लोग कि हम श्रमिक यूनियन को लाना चाहते हैं। जो चुनाव होता है सीक्रेट बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। इसमें सभी कर्मचारियों को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और वो अपने वोट जिसको देना है, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि 6 यूनियन भाग ले रही हैं, इस तरह से यहाँ पर सीक्रेट बैलेट पेपर से चुनाव होगा। एक गार्ड का एक मुद्दा है, उनका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे मुद्दे हैं और साथ में अभी एक सेफ्टी कैटेगरी का एक मुद्दा है जो पिछले कुछ दिनों से वो बंद है, जो जिन कर्मचारियों को हम डिकैटाइज करके उसके बदले में बच्चों को रोजगार देने का सोच रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने फिल्म बाहुबली का नाम सुना होगा, लेकिन ग्वालियर के SF-14 बटालियन में पदस्थ सुनील यादव रियल में बाहुबली की तरह कारनामे कर रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद निवासी सुनील यादव पेशे से एक सिपाही हैं। उन्होंने पहली बार 2016 में एक स्कूटर को अपने दांतों से खींचा था, तब से उनके कारनामे जारी हैं। इसके बाद सिपाही सुनील बाहुबली ने एक उंगली से ट्रक को खींचा, अपनी कमर के ऊपर से कार निकलवाई, अपने दोनों हाथों से 14 बाइक को रोका। इसके अलावा वे दांतों से 4 व्हीलर गाड़ियों को एक साथ खींच चुके हैं, एक नहीं बल्कि 5 4 व्हीलर गाड़ियां। इसके साथ ही अपने शरीर पर पत्थरों तक को तुड़वाया है। सिपाही सुनील बाहुबली ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि उनको अगर ताकतवर बनना है तो वहां नशे से दूर रहें। वे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। आप ऐसे एक उंगली से स्कॉर्पियो को खींचना, टाटा चाचा को एक उंगली से खींचना, अपने दांतों से पहले एक गाड़ी खींचता था, आज मैंने 5 गाड़ी खींची है 4 व्हीलर, और अपने दोनों हाथों से रस्सी बांध के 14 मोटरसाइकिल खींच चुका हूँ, अपने सीने पे पत्थर रख करके तुड़वा चुका हूँ और अपने पीठ के ऊपर से स्कॉर्पियो गाड़ी को निकलवा चुका हूँ। मुझे परमिशन मिलेगी तो मैं ट्रेन का इंजन खींचना चाहता हूँ और प्लेन खींचना चाहता हूँ। तो वाकई बाहुबली तो हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। भिलाई से खबर है। भिलाई में रविवार को संजय रुंगटा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की क्रिकेट अकादमी की ओपनिंग साउथ अफ्रीका के फेमस क्रिकेटर रहे जोंटी रोड्स ने की और स्कूल के एग्जीबिशन का भी उद्घाटन किया और वहां हर स्टॉल में जाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इंडिया उनका दूसरा घर है, वे 6 महीने भारत में ही बिताते हैं, लेकिन यहाँ मिलने वाली क्रिकेट की सुविधाओं को देखकर काफी नर्वस होते हैं क्योंकि उनके देश में ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती। वहीं संजय रुंगटा ग्रुप के चेयरमैन संजय रुंगटा ने कहा कि उनके स्कूल में तैयार हो रही यो एकेडमी इंटरनेशनल लेवल की होगी और स्कूल के बच्चों के साथ साथ आसपास के एरिया के बच्चों के लिए भी वरदान साबित होगी। कार्यक्रम में गोविंद चौहान क्रिकेट अकादमी के संचालक, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे राजेश चौहान, दुर्गा IG, रामगोपाल गर्ग, SP जितेंद्र शुक्ला, भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन उद्योगपति विजय गुप्ता, भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरविंद जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल का वार्षिक उत्सव का भी आयोजन हुआ जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साह, विधायक राकेश सेन भी पहुंचे और उन्होंने ग्रुप के चेयरमैन संजय रुंगटा और सभी पेरेंट्स को शुभकामनाएं दी। राजेश चौहान जी के अंडर ये एकेडमी चलेगी और जॉन्टी रोड्स जैसे लेजेंड के हाथों इसका उद्घाटन हुआ है। आप मान के चलिए हम वर्ल्ड क्लास एकेडमी लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़ के बच्चों को इसका पूरा फायदा मिले और आने वाले समय में आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस एकेडमी के बच्चे खेलते मिलेंगे। The global perspective, so the impact that you have, and you can't wait till you leave school, and I think that's incredible here. That's seeing young children with the awareness, their projects, of the fact that we all actually live in a global village. MS Dhoni's helicopter shot of 2011 World Cup for 6 to lift the trophy. सिटी लाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।